कक्षा 11वीं के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्थाएं अध्याय 5। और द्रव्य की अवस्थाओं में हम लोग पहले अध्ययन किए हैं कि द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। वैज्ञानिकों ने और 2 अवस्थाओं की खोज की है, ये भी बताया गया था। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है अति शीतित द्रव, परंतु इन दोनों को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इस नाम से द्रव्य या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं प्रमुख है माना गया 3, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग इसमें आगे जो टॉपिक्स है वह देखेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति जो सिद्धांत है उसमें पॉइंट है, पूरे आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझना है और जितने आपके बिंदु पे प्रश्न आएगा आपको उतना उत्तर देना है। सभी गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। ये बताया गया सन 1728 में बर्नौली ने गैस के से दाब की व्याख्या की। बर्नौली के अनुसार पहला पॉइंट है प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और जिसे कहते हैं अणु। ध्यान दोगे, प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं अणु। इस एक गैस के अनुसार समझोगे ध्यान से, एक गैस के अणु भार, आकार आदि में सब प्रकार से समान होते हैं तथा अन्य गैस के अणु से भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे मान लो N2 गैस है तो N2 गैस के जितने अणु होंगे, जितने लाखों अणु, वो पूरे N2 के अणु गैस के अणु भार समान होंगे। सबका अणु भार कितना होगा 14। तो पूरे एक समान गैसों के अणु भार क्या होगा समान होगा और आकार भी समान होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक से कक्ष बनेगा, आकार बनेगा। और दूसरा बता रहा हूं इसी पॉइंट में कि दूसरा कि दूसरे गैस के आकार से और अणु भार से हमेशा भिन्न रहेगा। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 गैस ले लिए तो नाइट्रोजन का अपना आकार होगा, नाइट्रोजन का अपना अणु भार होगा, परंतु जितने जितने नाइट्रोजन रहेंगे वो सब समान रहेंगे, परंतु ऑक्सीजन से पूर्णतः भिन्न रहेगा, आकार भी भिन्न रहेगा और अणु भार भी भिन्न रहेगा। ठीक। दूसरा बता रहा है गैस का आयतन। गैस के आयतन के बारे में बर्नौली ने बताया कि गैस के कण मतलब अणु इनमें छोटे तथा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिससे गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणु में क्या होता है कि आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। इस नाम से गैस के अणु क्या होते हैं दूर दूर होते हैं। तो गैस का वास्तविक आयतन कैसे पता चलेगा तो बता रहा है गैसों का वास्तविक आयतन के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर। तीसरा पॉइंट समझोगे आप लोग गैस का दाब। पॉइंट दोगे, अब पॉइंट देखो कम से कम 2 लाइन का इसका विस्तार करोगे। गैस के दाब का बताया बर्नौली ने, अणु लगातार हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं तथा एक दूसरे से एवं पात्र की दीवार से टकराते हैं। बता रहा है गैसों के अणु संभव दिशाओं में, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं और जिस पात्र में, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर में वायु गैस भरी हुई तो क्या होता है गति करते करते किससे टकराएगा वो पात्र की दीवार से, बैलून की दीवार से टकराएगा। तो एक दूसरे से पात्र की दीवार से टकराते हैं। गैस का दाब अणुओं
के पात्र की दीवारों से टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। अब उसका दाब कैसे मापोगे? स्वतंत्र वायुमंडल में गैस है तो उसका दाब आप नहीं माप सकते ज़्यादातर, तो जिस पात्र में है उससे टकराने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होगी वही दाब उत्पन्न करेगा। चौथा पॉइंट देखोगे कि गैसों के अणु सीधी रेखा में गमन करती है। गैसों के अणु हमेशा सीधी रेखा में क्या करते हैं? चलते हैं। गमन करना माना चलना, लेकिन इनके मध्य टक्कर होने पर भी ये क्या करते हैं? अपनी दिशा बदल सकते हैं। लगातार टकराते रहने से जिग जाग पथ बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है गैसों के अणु तो लगातार अपने सीधी रेखाओं में ही गमन करेगा, मतलब गति करेगा, और गैस जब आपस में टकराएंगे तो क्या करेंगे? दिशा बदल देगा, और दिशा बदलने के कारण उसके जो पथ है, रास्ते हैं, क्या हो जाते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा को कहते हैं जिग जाग। गैसों के अणु आपस में टकराने के कारण ही जिग जाग गति करते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं? अगर टक्कर नहीं हो तो बिल्कुल सीधी रेखा में अपनी गति करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। पांचवा पॉइंट देखोगे आप लोग कि गैसों के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। गुरुत्वाकर्षण तो जानते हो आप लोग ना, जैसे चाक है, चाक को ऊपर फेंको वो फिर क्या होगा? भूमि की तरफ खींचा जाए, नीचे आ जाएगा। तो इस बल को कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व का आकर्षण, ठीक है। परंतु गैस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं आता, खिंचाता नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव गैसों पर नगण्य, मतलब नहीं के बराबर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक टक्कर के लिए अणु द्वारा चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाते हैं। कि एक टक्कर के लिए, जैसे गैस के ये अणु एक है, एक अणु एक है, ये टकरा गया आपस में, टक्कर हुआ तो क्या हुआ? टक्कर होने से इसकी दिशा बदल गई। टक्कर के लिए अणु द्वारा चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाते हैं तथा औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। टकराया, इसके बाद टक्कर के बाद जहां तक गति करेगा यही कहलाएगा, इसका इधर आएगा तो यहाँ तक अगर आएगा तो ये मुक्त पथ कहलाएगा, ठीक है। और जितने बार टक्कर, 4 बार टक्कर ये अणु हुआ तो 4 बार जो पथ बनेगा, रास्ता बनेगा जिस दिशा में, ये कहलाएगा औसत मुक्त पथ। ये छठवां पॉइंट आप लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल का, अणुओं के मध्य गैस के जो अणु है इनके मध्य आकर्षण बल नहीं के बराबर होगा। ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। टकराने से भले इसकी दिशा बदलेगी परंतु आकर्षित नहीं करेगा। टक्कर तो ऐसे कि भी चल रहे कहीं पर टक्कर हो वो अलग है। एक दूसरे को ये आकर्षित नहीं करती, अर्थात आकर्षण बल क्या होता है? नहीं के बराबर होता है। अणुओं के मध्य टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होते हैं। ध्यान दो कि शब्द प्रत्यास्थ होते हैं तथा टक्कर के कारण इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ये पॉइंट समझोगे आप लोग। ये शब्द आए हैं प्रत्यास्थ, इंग्लिश में कहते हो आप लोग सुन इलास्टिसिटी, इलास्टिक, खींचे छोड़े तो अपने मूल अवस्था में आ गया। रबड़ को खींच के रखो तब तो ठीक, जैसे छोड़ोगे अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थ और घटना को प्रत्यास्थता। यहाँ पर बता रहा है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं के बराबर, गैसों के मध्य
जो टक्कर है पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। टकराया, चला गया और फिर आ भी सकता है, आ भी सकता है। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। जैसे जितना जोर से खींचोगे उतनी तेजी से क्या होगा, मूल रूप में आएगा। वैसे जितना जोर से टकराएगा उतना दूर ये चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखोगे, परंतु टकराने के बाद इसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज मतलब जितने ऊर्जा लेके अपने गति कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। टकराने से अणुओं की ऊर्जा में ह्रास नहीं होता, अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी नहीं आती। इसी को कहा जा रहा है टक्कर के पश्चात गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। नेक्स्ट बात बता रहा है, किसी गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी गैस की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ने पर औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा ताप घटने पर क्या होती है, कम होती है। एक गैस के अणु है, इनको ऊर्जा दोगे तो क्या होगा, जिस गति से गति चल रहा है इसके गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ताप मिलने से और सक्रिय हो जाएगा। जो धीमे धीमे चल रहा हो तेजी से चलेगा, इसी को बोल रहा है समानुपाती होता है। और ताप घटाएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। ये जो बात है बर्नौली ने समझाया। और आपके प्रश्न 3 या 4 नंबर में आएगा। जितना बिंदु पर प्रश्न रहेगा उतने बिंदु दे करके, हेडिंग दे करके 2-2 लाइन में आप क्या करोगे, इसका विस्तार करोगे। इस प्रकार से गैसों के अणु गति सिद्धांत देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम। बायल नियम देखे हम लोग, चार्ल्स नियम देखे, एवोगैड्रो नियम देखे, गै-लुसाक नियम देखे। अब देखेंगे हम लोग डाल्टन का आंशिक दाब नियम। पहले हम लोग विस्तार से समझने से पूर्व केवल नियम को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक गैसों को जो परस्पर वास्तविक क्रिया नहीं करती, बता रहा है ये 2 अलग अलग गैस ले लिए ये सब, और ये गैस आपस में क्रियाएं नहीं करती। कहने मतलब से नाइट्रोजन ऑक्सीजन लोग दोनों क्रिया कर लेगा और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर डाल्टन बता रहा है कि 2 अलग अलग गैस लिए परंतु ये गैस आपस में क्रिया नहीं करती। समान ताप और समान आयतन में मिला दिया जाए। अगर समान ताप और समान आयतन में इन दोनों गैसों को क्या किया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो मिश्रण गैसों का कुल दाब पृथक पृथक गैसों के आंशिक दाबों का कुल योग होता है। कहने का तात्पर्य है इनका अपना अपना सबका दाब है, ठीक है। ये तीनों एक समान कैसे आपस में क्रिया नहीं करते, दोनों को एक पात्र में मिला रख दिया, ठीक है। तो एक एक प्रत्येक गैस का अपना अपना अलग अलग दाब है। तो इस पूरे का 2 जो मिश्रण किए हैं उनका दाब इनके आंशिक दाब के बराबर होता है। जैसे दाब हो गया ये P1 + P2 + P3 + P4, तो ये वास्तविक दाब होगा मिश्रणीय गैसों का किसके बराबर है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर। ये डाल्टन का आंशिक दाब नियम और इनके गणितीय व्यंजक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। और ये पार्ट आपका असाइनमेंट में
आ रहा है। आप देखे होंगे प्रश्न इसमें से मिला होगा। अब मुझे पूरा विश्वास है जो हो चुका है उसे आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक, थैंक यू।